साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है आपका फेब में, उसके लिए मैराथन क्लास। और ये महा मैराथन रहेगी। और इसमें जैसे कि हमने पहली क्लास जो इसकी ली थी टॉप 100 क्वेश्चंस की, वैसे ही आज फिर हमारे इसकी दूसरी क्लास लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस आपके जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उसकी क्लास है। और इसमें हम आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराएंगे MCQ फॉर्म में। और ये मैराथन क्लास रहेगी। जैसे आपने हमारी इससे पहले हमने जो मैराथन क्लास ली थी उसको अपना प्यार दिया है, तो ऐसे ही ये क्लास को भी इन क्लासों को भी अपना प्यार दीजिएगा। और ऐसे ही आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो आप क्लास से जुड़े रहिए, पूरी मैराथन देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। जैसे आपने हमारी इससे पहले हमने जो टॉप 100 वाली मैराथन क्लास ली थी उसको आपने देखा था, उसी तरीके से इस क्लास को भी पूरा आप देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब हम कोई बिना देर किए हमारी इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर करते रहिए, ताकि कि हमारी जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मिल सके और ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास पहुँच सके। तो आई होप आपने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक कोई मैम सर हमसे न्यू जुड़े हैं, उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी क्लासेस मिलती रहें, रोज़ मिलें। इसी तरह आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको पूरा कर सकें। तो चलिए, अब कोई बिना देर किए हम आपके लिए क्वेश्चंस चालू कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को शेयर भी किया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देखिए, अब हमने जो आपको पहले मैराथन करवाई थी उसमें हमने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराए थे, और आज की जो क्लास है उसमें भी हम आपको 100 क्वेश्चंस कराएंगे। ये जो 100 क्वेश्चंस की महा मैराथन है ये अलग चल रही है, और एक आपकी जो है 500,000 की हम आपको मैराथन क्लास रोज़, ये वाली जो 500 क्वेश्चंस की मैराथन है वो आपकी रोज़ आएगी, और ये वाली जो मैराथन क्लास रहेगी ये आपको जो है टॉप 100 क्वेश्चन करके अलग से मिलेगी। तो मतलब आपके लिए ये टॉप 100 करके क्वेश्चन अलग से मिलेंगे और 5,000 क्वेश्चन अलग, मतलब आपका टोटल 10,000 से प्लस आपके क्वेश्चन से चले जाएंगे। इतने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो हमारी क्लास से आप जुड़ जाइए और ऐसे ही जुड़े रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इससे पहले की जो मैराथन आपने देखी थी और आप सभी ने बहुत प्यार दिया था, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी क्लास को इतना प्यार दिया। उसी तरीके से ये वाली क्लास को भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अब हम कोई भी आपका टाइम नहीं लेते हैं, क्लास स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन आपको लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि बताइए कमर से नितंब का अनुपात का संकेतक है। बताइए, देखिए हमारा जो कमर रहती है वहाँ से लेके नितंब मतलब कि क्या होता है, वेस्ट से लेके हिप तक का जो भी हमारा पोर्शन होता है उसको क्या क्या कहा जाता है, पेलैग्रा कहा जाता है, मोटापा कहा जाता है, या फिर नाखूनों में वृद्धि, या फिर दृश्यता कहा जाता है। तो सभी लोग आंसर को लगाते हुए चलिएगा। सभी को बहुत
ज़्यादा आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी लगवाते चलेंगे, तो आप सभी लोग आंसर भी लगाते हुए चलेगा। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में आपको बताएं कि जो है ना कमर से लेके और क्या कहते हैं हमारा जैसे कि ये जो पोर्शन होता है कमर से लेके हिप तक का, ये इसके बीच का जो भी भाग होता है रेशियो होता है। रेशियो मीन्स क्या होगा, ये जो ये रहता है इसको हम क्या कहते हैं, हमारा मोटापा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो मोटापा कहा जाता है। आप याद रखें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोटापा। मतलब कि ऑब्साइटी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑब्साइटी बोला जाता है। तो कमर से नितंब का अनुपात कितना होता है, सॉरी इसका संकेतक क्या होता है, मोटापा होता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके PYQ भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्या है, पेपर में आए हुए। देखिए टॉपिक भी है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ से, जब आपको हर एक टॉपिक से कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले आपके न्यूट्रिशन और हेल्थ टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। देन फिर आपका जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक है, जैसे जैसे सब्जेक्ट हैं, उसके हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, मोटापा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दस्त व संबंधित रोग जैसे कि खसरा, श्वसन एवं अन्य संक्रमण जो संक्रमण के परिणामता होता है, बताइए। देखिए जैसे दस्त संबंधी रोग जो होते हैं, या फिर कोई खसरा है, या फिर श्वसन से संबंधित कोई भी संक्रमण रोग है, वो किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है कि धनात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन के कारण होता है, या फिर ऋणात्मक मतलब प्रोटीन की मात्रा हमारे अंदर कम हो गई और ऊर्जा का संतुलन है फिर हो जाता है, या फिर समान प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन के कारण ये रोग होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए उन्होंने हमसे ये पूछा है कि जो दस्त व उससे संबंधित रोग, दस्त व संबंधित रोग कौन कौन से, जैसे खसरा हुआ, श्वसन से संबंधित रोग हुए, या कोई भी संक्रमण रोग हुआ है, वो किसके कारण होता है, बताइए। पॉजिटिव प्रोटीन और एनर्जी बैलेंस के कारण, नेगेटिव प्रोटीन या एनर्जी बैलेंस के कारण, इक्वल प्रोटीन और एनर्जी बैलेंस के कारण, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। मतलब कि जो प्रोटीन की जब कमी हो जाती, प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो और ऊर्जा का संतुलन नहीं हो पाएगा, तब ये क्या हो जाता है, दस्त संबंधी रोग हो जाते हैं, और खसरा, श्वसन और अन्य संक्रमण रोग हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो याद रखें किसके कारण, प्रोटीन की कमी के कारण और ऊर्जा के असंतुलन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन जो NRHM जो है, नेशनल रूरल, देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए इसका फुल फॉर्म, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है NRHM, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, बताइए। इसको क्यों लाया गया था, ये जो प्रोग्राम है NRHM जो है, ये जो प्रोग्राम है ये क्यों लाया गया था, इसके ऑप्शन बताइएगा। कि देखिए ये जो मिशन है ये क्यों लाया गया था, बताइए। कि ग्रामीण जनसंख्या को गुणात्मक पूर्वक स्वास्थ्य की देखभाल, मतलब जो ये गांव के लोगों के लिए है क्या, है ना, इसमें नाम भी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो बताइए जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है उसको अच्छा गुणवत्ता पूर्वक उसको स्वास्थ्य मिल सके, इसलिए ये वाला प्रोग्राम आया था, या फिर ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती मतलब कम दर पर क्या मिलता जाए, उनको स्वास्थ्य देखभाल मिलती जाए, इसलिए ये वाला मिशन लेकर आए थे। NHR है ना, NRHM का पूछ रहा है इसमें, है ना, बताइए इसलिए आया था, या फिर विशेष रूप से असुरक्षित
समूह की देखभाल सुविधा के लिए ये आया था या उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो क्यों आया था। ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, या फिर ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती जो दर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए, या विशेष रूप से असुरक्षित समूह को स्वास्थ्य देखभाल के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी ने जिन्होंने भी इसका आंसर उपरोक्त सभी लगाया था वो बिल्कुल सही थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप भी हमारे साथ आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। आपके जितने भी आंसर आते हैं और कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर लिखते हुए चलिएगा। क्लास को पॉज कीजिएगा, देन आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर डालिएगा और फिर आप भी आंसर हमारे साथ दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन्फ्लुएंजा की रोग उद्भवन अवधि जो होती है कितनी होती है। मतलब कहने का मीन्स है इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, इसका पीरियड टाइम कितना होता है, मतलब कितने टाइम के अंदर अंदर ये रोग हमारे अंदर दिखने लगता है। बताइए 9 से लेके 15 दिन के अंदर अंदर दिखने लगता है, या फिर 4 से लेके 9 दिन के अंदर दिखने लगता है, या 1 से लेके 7, या फिर 1 से लेके 2 दिन तक। तो वो पूछ रहा है इन्फ्लुएंजा जो है ये जो हमारे अंदर रोग होता है, ये संक्रमण होता है, वो कितने दिन के अंदर प्रभावशाली होने लगता है। बताइए कितने दिन के अंदर वो प्रभावी हो जाएगा। तो 9 से लेके 15 दिन के अंदर हो जाएगा, या फिर 4 से लेके 9 दिन के अंदर, या 1 से लेके 7 दिन के अंदर, या फिर 1 से लेके 2 दिन के अंदर। सभी आंसर देते हुए चलेंगे। तो देखिए आप सभी इसका आंसर लगाइएगा और इसका आंसर बताइएगा। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कितना 1 से लेके 7 दिन के अंदर अंदर दिखने लगता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है संक्रमण रोग होता है, इसकी मतलब कि रोग दिखने का प्रभावी होने का टाइम कितना है, कितने दिन के अंदर दिखने लगेगा, 1 से लेके मतलब 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस रोग के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइएगा कि यदि स्तनपान नहीं कराते हैं तो देखिए अगर कोई जो मतलब कि मदर हैं और वो अगर फीडिंग नहीं कराती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो जाएगी, या फिर स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, या फिर माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो, या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, या उपरोक्त में से सभी। बताइए कि यदि स्तनपान जो नहीं कराते हैं तो क्या होता। बताइए इनमें से किस कारण से स्तनपान नहीं कराया जाए, कि माता किसी मतलब दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो इसलिए वो स्तनपान नहीं करा रही है, फीडिंग नहीं करा रही है, या फिर जो कि फीडिंग मतलब कि जो कि स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए इसलिए वो फीडिंग नहीं कराती, या फिर माँ का दूध पूरी तरह से रुक गया हो और बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इन सभी कारणों के कारण क्या हो सकता है कि ये सभी कारण हो सकते हैं जिसके कारण स्तनपान नहीं कराते हैं। ठीक है, वो मतलब कि कोई रोग हो रहा हो तो भी वो स्तनपान नहीं कराती, क्योंकि उसके जो फीडिंग के द्वारा ही बच्चे के अंदर भी रोग आने की संभावना हो जाती है। दूसरा है कि जब वो है ना फिर से है ना प्रेगनेंसी आ जाती है तो भी वो फीडिंग नहीं करा पाती हैं, और किसी कारण से अगर है ना क्या कहते हैं दूध रुक रहा है या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो तो भी वो क्या फीडिंग नहीं करा पाती है। तो उपरोक्त में से सभी इसके क्या हो गए थे, ऑप्शन था। ठीक है, राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए
हुए क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो क्या होती है। देखिए, हमारे शरीर की अगर हमको वृद्धि करना है, हमारे अंदर हमें एनर्जी चाहिए, और हमारी जो भी जैसे कि ऊतक हुए, कोशिकाएं हुई, उनकी जो टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो हमारे शरीर को चाहिए। बताइए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या फिर वसा चाहिए। तो देखिए, अगर हम आपको इसके ऑप्शन के हिसाब से बताएं तो देखिए, विटामिन्स क्या होता है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता देता है हमारे अंदर। क्या करता है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, तो ये तो रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें ऊर्जा देता है। सिर्फ ये क्या करता है, हमें सिर्फ ऊर्जा देता है, और इसका पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में ही हो जाता है। वहीं वसा के बारे में अगर हम आपको बोलें तो वसा क्या होता है, ये भी क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ये भी क्या करता है, ऊर्जा देने का काम। लेकिन वो बोल रहा है कि वृद्धि भी करना है, ऊर्जा भी लेना है, मरम्मत, हमारे जो शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी करना है, और रख रखाव भी करना है। तो उन सभी के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे ऊतकों को टूट फूट होने से बचाता है, हमारे अंदर एनर्जी लाता है, हमारी वृद्धि में सहायक होता है, और हमारे शरीर के जो भी आवश्यक अंग हैं उनके रख रखाव में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर का भार कितना होना चाहिए। देखिए, अगर हम एक है ना आइडियल बॉडी वेट ऑफ अ इंडियन रेफरेंस मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली आर, मतलब कि अगर हम एक भारतीय के रूप में देखें तो एक भारतीय के रूप में एक स्वस्थ पुरुष और एक स्वस्थ महिला का भार कितना होना चाहिए, उनका शारीरिक भार कितना होना चाहिए। बताइए, 70, पुरुष का 70 होना चाहिए, महिला का 60, या फिर 60 और 55, या 50, 45, या 45 या 40। बताइए। तो देखिए, अगर हम देखें कि एक स्वस्थ भारतीय पुरुष हो और महिला है तो उसका जो भार है, का आदर्श भार है, वो कितना होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए हमारा, तो कम से कम हमारा वेट जो होता है वो कितना होना चाहिए, तो कम से कम हमारा एक औसतन पुरुष का कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और महिला का कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो ये औसतन कितना होना चाहिए, पुरुष का 60 होना चाहिए और महिला का 55 किलोग्राम वजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारी, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपके सामने आ चुका है। बताइए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है। जो आरबीसी हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी, इनका बताइए कि इनका जीवन काल कितना होता है। 90 दिन का होता है, 110 दिन का होता है, या 120 दिन का होता है, या फिर 135 दिन का होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी कोशिकाओं में, हमारे जो ब्लड को रेड करने में मदद करती है। ब्लड का एक वो होता है, ये पूरा एक तत्व होते हैं। ब्लड जो रहता है हमारे किससे बनता है, आरबीसी से बनता है, प्लाज्मा से बनता है ना, और इन चीज़ों से बनता है। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि आरबीसी जो है वो आरबीसी जो है वो उनका जीवन काल कितना होता है। तो याद रखें आप, आरबीसी जो हैं इनका जीवन काल जो रहेगा वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। ये 120 दिन बाद आरबीसी जो रहती है, रेड ब्लड सेल्स जो रहती हैं, वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, फिर न्यू हो जाती हैं। मतलब एक रेड ब्लड सेल का जीवन कितना होता है, 120 दिन का होता है। तो आप इसको याद रखें कि इनका जीवन चक्र कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मातृ मृत्यु दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बताइए, मातृ मृत्यु दर जो रहता है उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं? प्रति 100 गर्भवती पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु, मतलब हर 100 महिलाओं पर एक महिला का मरना, गर्भवती महिला का मृत्यु जो रहती है वो मृत्यु दर को ऐसे नापते हैं, या फिर 1000 गर्भ अवस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु को, या फिर 10,000 गर्भवती महिलाओं पर जो है मृत्यु दर, या फिर 1,00,000 महिलाओं पर? बताइए। तो अगर हम मातृ मृत्यु दर निकालते हैं तो वो कितनी मतलब कि किस हिसाब से निकालते हैं? 100 गर्भावस्थाओं वाली महिलाओं के हिसाब से निकालते हैं, या फिर 1000 के हिसाब से निकालते हैं, या फिर 10,000 के हिसाब से निकालते हैं, या फिर 1,00,000 के ऊपर निकालते हैं? तो देखिए, अगर हम आपको बताएं तो याद रखें, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट्स वुमेन जो होती हैं उसके जो हम निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? 1,00,000 पे निकालते हैं ना। 1,00,000 जितने महिलाओं पर, जैसे कि प्रति 1,00,000 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु को निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। कितना? उसको क्या कहा जाएगा? मातृ मृत्यु दर। और ये किस पे? 1,00,000 पर निकलता है। आप इसको याद रखें, किस पे निकलता है? 1,00,000 पर निकलता है। ठीक है, देखिए 1,00,000 महिलाओं पर निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए बताइए कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कैलोरी का प्रतिशत किसके बीच में होता है? देखिए, एक हम बैलेंस डाइट जो लेते हैं, कोई हम संतुलित आहार लेते हैं, तो उस संतुलित आहार में जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें कितना कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है? बताइए कितने प्रतिशत? 40 से लेकर 50% तक होती है, 60 से लेकर 70% तक होती है, या फिर 80 से लेकर 90% तक होती है, या फिर 90 से लेकर 100% तक होती है? बताइएगा कितनी होती है? अगर हम एक संतुलित आहार लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? बताइए, सभी लोग बताइए। आप सभी ने थ्योरी पढ़ रखी होगी। तो देखिए, अगर आप है ना बैलेंस डाइट ले रहे हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, तो समथिंग आपको कितना कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी? 60 से लेकर 70% तक मिलती है। किसमें? संतुलित आहार में। जो कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 60 से लेकर 70% तक एनर्जी किससे मिल जाती है? कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। देखिए, आपको हर प्रकार के टॉपिक के क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। हर एक टॉपिक मिल रहा है, चाहे फिर वो पोषण से संबंधित है, रोग से संबंधित है, या फिर संतुलित आहार से संबंधित है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप पूरी क्लास देखिए। और लेकिन एक बार देखिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी तक हमने नहीं बोला था, एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सभी ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। हम आप पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन चलिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 11th नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत इजी है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेट ऑन। बताइए कब मनाया जाता है? 6 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 10 मार्च को, या फिर 15 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब? 6 मार्च, 8 मार्च, या फिर 10 मार्च, या फिर 15 मार्च? बताइए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो अगर हम आपको बताएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है?
बताइए। अगर जैसे कि सामान्य रूप से गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में सबसे पहले किस रोग की जांच की जाएगी? एड्स की जांच होती है, हेपेटाइटिस बी की होती है, या फिर डाउन सिंड्रोम की होती है, या फिर जो है उपरोक्त में से सभी की होती है। तो देखिए, अगर हम देखें कि व्हाट डिसीज आर द रेगुलेटरी टेस्टेड फॉर द इवन ड्यूरिंग अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, है ना। अगर कोई भी सामान्य गर्भ अवस्था है तो उसमें हर एक रोग की जांच होती है, फिर चाहे वो एड्स हो या फिर हेपेटाइटिस बी हो या फिर डाउन सिंड्रोम हो, ये सभी जो होते हैं इन सभी की क्या होती है? जांच होती है ना। ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? आपके गुणसूत्र से संबंधित डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र से संबंधित है, हेपेटाइटिस बी भी। तो आप इन सभी का क्या किया जाता है? इन सभी को चेक किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये गर्भ अवस्था से क्वेश्चन आ गए, है ना। गर्भ अवस्था में महिला की देखभाल, बच्चे की देखभाल से संबंधित आ गए। हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप खुद कहेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए ICMR जो है उसने 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा, देखिए नॉर्मल महिला के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, इसके अलावा जो गर्भवती महिला होती हैं उनको जो नॉर्मल प्रोटीन से कितना अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ये किसके अनुसार पूछा है? ICMR के अनुसार पूछा है। बताइए कितना चाहिए रहेगा एक्स्ट्रा में, मतलब कि कितना ग्राम? जो 10.5 ग्राम मतलब 10.5 ग्राम, या फिर जो 15.25 ग्राम, 24.4 ग्राम, या फिर 27.2 ग्राम। बताइएगा कितना अतिरिक्त पूछ रहा है? अतिरिक्त प्रोटीन पूछ रहा है, कितना चाहिए रहेगा। तो अगर हम अतिरिक्त प्रोटीन के बारे में आपसे पूछें कि कितना चाहिए रहेगा, तो देखिए 10.5 ग्राम, या फिर 15.25 ग्राम, या फिर 20.4 ग्राम, या फिर 27.2 ग्राम। तो देखिए ICMR के अनुसार जो महिलाएं गर्भवती महिला होती हैं उनको कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए रहता है? तो 27.2 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन, मतलब जितना प्रोटीन मिलता है नॉर्मल वुमेन्स को, उससे 27.2 ग्राम जो है अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसको? गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए 14th नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? डेंगू बुखार के दौरान, देखिए अब बीमारी से आ गए, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? देखिए जब डेंगू होता है तो इनमें से किस चीज़ की कमी होने लगती है? RBC की, या फिर शक्कर मतलब शुगर की, या फिर प्लेटलेट्स की, या फिर हीमोग्लोबिन की। बताइए डेंगू जब होता है तब मानव के शरीर में क्या चीज़ घटने लगती है? RBC घटने लगती हैं, शुगर घटने लगती है, या फिर प्लेटलेट्स घटने लगती हैं, या फिर हीमोग्लोबिन घटने लगता है। बताइएगा, सभी आंसर देते हुए चलेंगे। तो देखिए अगर हम आपको बताएं इसका राइट आंसर, तो जब भी डेंगू बुखार होता है तो किस चीज़ की कमी होने लगती है? तो आपने सुना होगा प्लेटलेट्स की जो कमी आ जाती हैं, लाखों में होती है हमारे अंदर प्लेटलेट्स, और उनकी गिरावट आने लगती है। किसके कारण? जब डेंगू बुखार होता है उस दौरान, है ना। तो डेंगू बुखार के दौरान हमारे शरीर में किसकी कमी आने लगती है? प्लेटलेट्स की कमी आने लगती है, जो कि हमारे ब्लड्स में होती हैं, उनकी कमी आने लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक जीवाणु जन्य रोग नहीं है? देखिए जीवाणु जन्य रोग नहीं है पूछा है, ठीक है। कौन सा रोग जो है जीवाणु से उत्पन्न नहीं होता, बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है? बताइए डिप्थीरिया है, एड्स है, या फिर काली खांसी, या फिर हैजा। बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक रोग है जो कि जीवाणु से नहीं होता, मतलब किसी अन्य चीज़ से हो जाएगा लेकिन बैक्टीरिया से नहीं होता। तो देखिए अगर हम अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा तो मैंने आपसे बोला था कि जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। एड्स किसके
किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। तो इनमें से जो एड्स है वो क्या जीवाणु से जन्य रोग नहीं है, मतलब जीवाणु से नहीं होता। जबकि डिप्थीरिया क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल रोग है, ठीक है। और ये एक काली खांसी भी बैक्टीरियल डिसीज़ है, और हैजा भी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। लेकिन एड्स जो है वो क्या है? एक वायरस से होने वाली बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा जो पोषण से संबंधित रक्त अल्पता रोग निदान कार्यक्रम जो है वर्ष कब चालू किया था? देखिए जो भारत सरकार ने क्या, भारत सरकार जो है उसने जो रक्त अल्पता मतलब कि जो खून की कमी हो जाती है उस रोग के निरोध के लिए कौन सा कार्यक्रम, उसके लिए एक कार्यक्रम चलाया था। और वो कार्यक्रम कब चलाया था? 1982 में चलाया था, 1980 में, या फिर 1970 में, या फिर 1972 में? बताइएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि भारत सरकार के द्वारा पोषण संबंधित रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1982 में, 1980 में, 1970 में, या फिर 1972 में? तो देखिए इसका अगर हम राइट आंसर आपको बताएं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1970 हो जाएगा। कब चालू किया गया था? 1970 में चालू किया गया था। किसके लिए? रक्त की कमी जब हो जाती है तो उसके रोग के निरोध के लिए कार्यक्रम 1970 में चालू किया था। किसने? भारत सरकार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या फिर मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से किस दौरान होती है? देखिए कोई महिलाएं होती हैं, कई महिलाएं जब सुबह सुबह उठती हैं तो उनको उबके आते हैं, ये उल्टियाँ होने लगती हैं, या फिर थोड़ी सी सिकनेस मतलब कि जो है मतलब कि बुखार सा लगता है। तो ये सब विशेष रूप से किस दौरान होता है? जब वो गर्भवती होती हैं, मतलब पहले महीने में, या फिर 1 से लेकर 3 महीने के की गर्भवती होती तब होती है, ये 4 से लेकर 6 महीने की गर्भवती होती तब ये दिखाई देते हैं, या फिर 6 से लेकर 9 महीने के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये जो कंडीशन होती कब होती है? तो देखिए अगर कोई भी जैसे कोई महिला है और अगर वो है ना मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा बीमार सा फील कर रही है, ये उबकाई वगैरह ले रही है, तो ये सारी कंडीशन विशेष रूप से गर्भ अवस्था में होती है। और गर्भ अवस्था के भी किस होती हैं, कब होती हैं? तो जो गर्भ अवस्था के 1 से लेकर 3 महीने तक ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। तो 1 से लेकर 3 महीने तक का जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICMR 2010 के अनुसार 1 से लेकर 3 वर्ष आयु के बच्चों को प्रतिदिन कितनी आवश्यक किलो कैलोरी, मतलब कि देखिए 1 से लेकर 3 साल तक का बच्चा जो है उसको एक दिन में कितनी कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है? किसके अनुसार? ICMR 2010 के अनुसार। बताइए 2100 किलो कैलोरी, या फिर 1800 किलो कैलोरी, या फिर 1690 किलो कैलोरी, या फिर 1060 किलो कैलोरी। देखिए ये बच्चे के बारे में पूछ रहा है। 1 से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसको प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? किसके अनुसार? और वो भी ICMR 2010 के अनुसार। तो उसके लिए कितनी? तो उसके लिए 1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी? 1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। कितनी उम्र के बच्चे के लिए? 1 से लेके 3 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है? चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाएंगे। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग इनके आंसर देते हुए चलिएगा। बताइए ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि TB एक संक्रामक रोग है जो कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है? मतलब जो TB रोग है वो एक कैसा है? इन्फेक्शनल डिसीज़ है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण? तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमको पता चल गई कि जो है ना
ये जो टीबी होता है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, या माइक्रोबैक्टीरियम मेरिनम द्वारा, या माइक्रोबैक्टीरियम फोइचुइटम द्वारा, या माइक्रोबैक्टीरियम चेलोनी द्वारा। तो याद रखें आप कि जो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के जीवाणु के द्वारा टीबी होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं को किस चीज़ की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगता है? बताइए इनमें से किस चीज़ की, मतलब कि 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती हैं, वो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाती हैं। ठीक है, TAV जो रहती है वो किस में लगेगी? पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस का। देखिए अगर जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगती है ना, उनमें से इन सब में 3-3 रोग लिखे हैं। तो बताइए किन 3 रोगों को खत्म करने, उनकी रोकथाम के लिए वो लगाया जाता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन? बताइए पहला ऑप्शन है पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए, या फिर डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, या फिर टिटनेस और टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो के लिए, या फिर डिप्थीरिया, टाइफाइड या फिर टिटनेस के लिए। बताइएगा, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि किसके लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए। किसके लिए? पोलियो, मतलब जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस, और जैसे कि ये है ना, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और जो टेटनस होता है, इसके लिए क्या लगता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगता है। क्या लगता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगता है। किसके लिए? काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, आप सभी क्लास को एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज़, और क्लास को लाइक भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, सभी लोग, सबसे कह रहे हैं सब लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? बताइए गर्भवती महिला के आहार में इनमें से क्या चीज़ नहीं हो सकती? फल सब्जियां नहीं होंगी, या फिर दूध या दूध के उत्पाद, या अल्कोहल और धूम्रपान, या फिर अनाज या दालें। तो इसका तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ना। आप इसका तो उससे ही बता देंगे ऑप्शन से। तो देखिए अगर हम देखें तो जो गर्भवती महिला होती हैं उनकी जो खाना होता है उसमें फल और सब्जी होना तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दूध और दूध के उत्पाद तो होना ही ज़रूरी है, और अनाज और दालें, क्योंकि इनसे प्रोटीन मिलेगा उनको, इनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह मिलेगा, इनसे विटामिन वगैरह। लेकिन उनके खाने में क्या नहीं होना चाहिए? अल्कोहल, धूम्रपान नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वो अल्कोहल या स्मोकिंग करती हैं तो ये क्या रहेगा? उनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, और उनके लिए भी तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल और धूम्रपान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? बताइए इनमें से जो निम्नांकित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवर जो कि हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, वो इनमें से कौन से 5 भोजन समूह सामग्री का उपयोग करने को कहते हैं? बताइए। पहला है पोषण संबंधी परामर्श के साधन, या भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी तंत्र, या फिर रोगी के उपचारात्मक आहार को समझाना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमको किस फूड सिस्टम के
को फॉलो करने के लिए कहते हैं, बताइए। पोषण संबंधी परामर्श के साधन या भोज्य पदार्थों में लेबलिंग और निगरानी तंत्र, या रोगी और उपचारात्मक आहार समझना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी चीज़ों को समझाने में मदद करते हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, बताइए। इनमें से कौन एक जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, कौन एनालिन है, या फिर एस्पार्टिक अम्ल है, या ग्लूटामिक अम्ल है, या फिर लाइसिन है। इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल पूछ रहा है, जो अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है वो कौन सा है, बताइए। एनालिन है, एस्पार्टिक अम्ल है, या फिर ग्लूटामिक अम्ल है, या फिर लाइसिन है, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइसिन, है ना। लाइसिन जो होता है वो एक क्या है, तो लाइसिन एक क्या है, एक अमीनो अम्ल है, जबकि एनालिन अमीनो अम्ल नहीं है, एस्पार्टिक अमीनो अम्ल नहीं है, और ग्लूटामिक अम्ल भी क्या है, अमीनो अम्ल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये तो आपको पता ही चल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइएगा, खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी। खसरा कहने का मीन से खसरा किससे होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, या फिर शैवाल से होता है, या फिर कवक से होता है। जो खसरा होता है, खसरा रोग इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। खसरा रोग जीवाणु से संबंधित है, या फिर विषाणु से संबंधित है, शैवाल से संबंधित है, या फिर कवक से संबंधित है। तो अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायरस से संबंधित है। ये जो खसरा होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ये वायरल डिसीज़ है, ये कैसी है, वायरल डिसीज़ है, ठीक है, तो वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो जाता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। तो अगर हम आपको विटामिन के बारे में बताएं, इसमें पूछा है कि शरीर में कौन सा संश्लेषित हो जाता है, शरीर में संश्लेषित विटामिन पूछा है, ठीक है, हमारे शरीर में बनता है। अगर हम विटामिन ए के बारे में बोलें तो हम जैसे कि कैरेट मतलब गाजर वगैरह खा के और फिर लेते हैं, तो विटामिन ए तो हमारे शरीर में नहीं संश्लेषित होता है। वहीं विटामिन सी देखें तो जैसे खट्टे फल है ना, ये जैसे रहते नींबू होता है या फिर संतरा, ऐसे खट्टे फल को खा के हमें विटामिन सी मिलता है, तो ये भी हमारे है ना, ये तो बाहर से ले रहे हैं हम, ये भी संश्लेषित नहीं होगा। फिर विटामिन ई जो है ये भी हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, जबकि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। जब हम दोपहर की सुबह की जो थोड़ी सी धूप आती है उसमें जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो सूरज की किरणों से क्या होने लगता है, विटामिन डी जो है संश्लेषित होने लगता है। तो विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी ही हमारे शरीर के अंदर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम को प्रभावित कर सकता है, बताइए पीईएम को क्या प्रभावित कर सकता है। जो गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाएं जो रहती हैं उनमें जो पीईएम होता है उसको क्या प्रभावित करेगा, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, या फिर गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति, या गर्भस्थ शिशु के उत्तरजीविता की दर, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम जो है किसको प्रभावित करेगा, तो पीईएम उसके सभी चीज़ों को, चाहे फिर वो है ना शिशु की वृद्धि हो उसको भी प्रभावित करेगा, शिशु के अंदर जो पोषण की स्थिति है उसको भी प्रभावित करेगा, और शिशु के अंदर जो उत्तरजीविता की दर है उसको भी प्रभावित करेगा। तो सभी को प्रभावित करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह है ना का जोखिम बढ़ा देती है। देखिए अगर गर्भावस्था के दौरान अगर कोई भी महिला मधुमेह जैसे कि उसको अगर शुगर वगैरह है तो उसके कारण वो किस चीज़ को बढ़ाने में का जोखिम रहेगा, मतलब वो किस चीज़ को बढ़ा देगी, प्री एक्सिम्पीसिया मतलब कि जो कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर और हाथ पाँव में सूजन
और जो यूरिन रहता है उसमें प्रोटीन, इसको बढ़ा देगा, इसके जोखिम को बढ़ा देगा, ये समय से पहले प्रसव के जोखिम को बढ़ाएगा, या फिर सिजेरियन को जन्म देगा। सिजेरियन मतलब कि जो कि ऑपरेशन द्वारा होते बच्चे, या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से सभी। अगर है ना गर्भावस्था के खराब, अगर है दौरान खराब ढंग से जो नियंत्रित, मतलब अगर है ना शुगर की आप देख, मतलब शुगर किसी पेशेंट को है और वो गर्भवती है, तो वो अगर वो ध्यान नहीं देती अगर शुगर पर, तो उसके लिए है ना फिर दिक्कत होगी, उसे उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हाथ पाँव में सूजन आने की भी संभावना हो जाएगी, और उसके यूरिन के थ्रू प्रोटीन का भी निष्कासन हो सकता है, समय से पहले ही प्रसव भी हो सकता है, और गर्भ मतलब कि ऑपरेशन के थ्रू बच्चा हो, और ये सारी उनके क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो सभी प्रॉब्लम्स उसके लिए हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि जो नभिरज्जु होता है, जो गर्भनाल होता है, उसमें संक्रमण के संकेतों में शामिल है। बताइए, देखिए अगर गर्भनाल में संक्रमण हो रहा है तो उस हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि आधार का लाल और सूजा हुआ भाग, मतलब उसके आधार पर कैसा लाल लाल सा दिखेगा, सूजा सूजा सा दिखेगा, या फिर रक्त स्राव होने मतलब खून आने लगेगा, या फिर पीला या सफ़ेद मवाद निकलने लगेगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखें आप, जो गर्भनाल होती है, नाभि रज्जु होती है, उसमें अगर संक्रमण है तो आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी। उसका आधार जो है लाल सूजा हुआ भी दिखाई देगा, और वहाँ से खून निकलते हुए भी दिखाई देगा, और वो पक गया होगा तो पीला और सफ़ेद कलर का मवाद भी आपको निकलता दिखाई देगा। मतलब कि उपरोक्त में से सभी ही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काला जार जो नियंत्रित कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ। बताइए काला जार जो होता है वो, काला जार एक बीमारी होती है, और ये बीमारी के रोग के लिए कब कार्यक्रम जो है नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। बताइए 1980-81 में किया गया था, या 90-91 में किया गया था, या फिर 2001, 2000 और 2001 में किया गया था, या फिर 2006 से 2011 के अंतर्गत किया गया था। तो देखिए जो काला जार है उसको नियंत्रित करने के लिए कब प्रोग्राम चलाया गया था, 1990 से 91 के अंतर्गत ये जो है कार्यक्रम चलाया गया था, आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस न्यूनता रोग को 3D का रोग बोलते हैं। मतलब इनमें से किसको 3D बोला जाता है, मतलब 3D से उसको डिनोट किया जाता है। स्कर्वी रोग को 3D बोला जाता है, और या फिर बेरी बेरी को बोला जाता है, प्लेगरा को बोला जाता है, या फिर रिकेट्स को बोला जाता है। तो किस रोग को जो है 3D के नाम से जाना जाता है। तो आप इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 3D के नाम से किसको, पेलेग्रा को कहा जाता है। 3D मतलब कि इसको 3Ds भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3Ds भी इसको कहा जाता है, प्लेगरा रोग को। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अभी तक अगर आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कमी से हो सकता है। बताइए प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, हाँ कौन सा रोग हो सकता है। खांसी हो जाएगी, या फिर जल जाएंगे, या फिर पेशीय क्षय होगा, हमारी पेशी मसल्स वगैरह जो होंगी उनमें हानि होगी, या फिर उत्तेजना मतलब जलन या खुजली जैसे रोग हो जाएगा। बताइए प्रोटीन की कमी से इनमें से क्या होने की संभावना है। तो याद रखें हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें हानि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, हमारी जो पेशियां हैं उनमें क्या होगी, हानि होगी, और प्रोटीन की कमी से। जबकि खांसी, जलना या खुजली ये अलग ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओ सॉरी है ना, चलिए आपके तो आंसर भी आ गए इसका, तो चलिए कोई बात नहीं। बताइए
अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भधारण करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है। देखिए, अगर कोई भी अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना अगर आपको क्या करवाना है, गर्भधारण हेतु मतलब गर्भधारण करने हेतु उपयुक्त आयु एज क्या है बताइए। 17 से 30, 20 से लेके 35, या 25 से लेके 40, या फिर 25 से लेके 50। बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं, अवांछनीय परिणाम के जोखिम के बिना ही गर्भधारण कब करा सकते हैं। बताइए कितनी आयु से कितने आयु तक कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 से लेके 35 वर्ष की आयु तक। कब तक, 20 से लेके 35 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मैरास्मस जो होता है उससे पीड़ित बच्चे में इसमें से कौन सा लक्षण प्रकटन दिखाई देता है। देखिए मैरास्मस जो रोग होता है वो बच्चों में होता है, और बच्चों में मतलब कि कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे हमें ये समझ आएगा कि इसको कौन सा मतलब कि बीमारी है, कौन सा रोग हुआ है, मैरास्मस, है ना। तो बताइए इसमें से कौन सा दिखेगा कि सामान्य से लेकर अधिक मतलब कम ताप हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो कम होगा, या निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या पानी जैसे दस्त होंगे, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए जब है ना पानी जैसे दस्त होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पानी की कमी भी होगी, और पानी की कमी होगी तो सामान्य से लेके कम मतलब जो सामान्य टेम्परेचर रहता है उससे क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए ये सभी इसमें देखने को मिलते हैं। तो मैरास्मस जो से पीड़ित बच्चा जो रहेगा उसको पानी जैसे दस्त भी आएंगे, जिसके कारण उसका जो शरीर होगा वो कैसा हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और सामान्य से लेके कम ताप देखें उसके शरीर का तापमान भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है। बताइए जब 9 महीने का बच्चा होता है तो उसको खसरे के साथ जो 9 महीने के बच्चे पर खसरे की वैक्सीन के साथ जो दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है वो कितनी हो सकती है, कितने तक की हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 लाख IQ तक होती, कितना होता है, 1 लाख IQ तक हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 लाख IQ तक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो क्या कहलाता है। बताइए अगर कोई भी व्यक्ति है और उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कैसा हो जाएगा, किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है, तो वो किस तरीके का कहलाता है, पोषण कहलाता है वो, या प्रतिरक्षीकरण कहलाएगा, या फिर इनोकुलेशन मतलब कि संरोपण कहलाएगा, या फिर कुपोषण कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षीकरण। मतलब कि देखिए कोई भी रोग अगर आपके कोई भी शरीर में एजेंट आता है, जैसे RNA DNA वायरस वगैरह कुछ भी आता है, तो ये जो रहते हैं उसके खिलाफ आपकी जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उससे लड़ने को तैयार रहती है। तो ये कंडीशन जो रहती है वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षीकरण कहलाती, इम्यूनलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए क्या है कि ICDS जो है उसमें संशोधित पोषण संबंधित मापदंडों में जब फरवरी 2009 में उसमें संशोधन किया गया था, तो उसके अनुसार ये बताया गया था कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कहने का मीन से जब जो संशोधन हुआ था फरवरी 2009 में ICDS के द्वारा, उसमें बताया गया था जो गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान करा रही
महिलाएं होती हैं उनको कितनी ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है बताइए। 200 किलो कैलोरी ऊर्जा और 10 से लेकर 12 ग्राम तक प्रोटीन की, या फिर 400 कैलोरी ऊर्जा 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, या 600 कैलोरी और 18 से लेकर 20 ग्राम प्रोटीन, या फिर 900 कैलोरी ऊर्जा और 20 से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन। तो देखिए जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कितना बोला था कि 600 किलो कैलोरी और 18 से लेकर 20 ग्राम तक क्या होना चाहिए, उसमें 18 से लेकर 20 ग्राम तक की प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 37वें नंबर का क्वेश्चन है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है। जो बीसीजी का टीका लगता है, वैक्सीन होता है, उसका पूरा नाम क्या है। बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम और गोनेरिडिज्म बोला जाएगा, या फिर बैक्टीरिया कोलेरा गुएरिन कहते हैं, या फिर बेसिलस कॉमेट गुएरिन बोलेंगे, या फिर बैक्टीरिया कॉमेट गोडेजिज्म कहा जाएगा। बताइए। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है किसका, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बीसीजी का फुल फॉर्म होगा बेसिलस कॉमेट गुएरिन। क्या कहा जाता है इसका फुल फॉर्म, बेसिलस कॉमेट गुएरिन कहा जाता है। बीसीजी का जो वैक्सीन लगता है टीका उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस रोग, मतलब जिस रोग या फिर जिन रोगों के संरक्षण दिया जाएगा वो कौन से। देखिए जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम चलाया गया था उनमें किन किन रोगों से बचने के लिए ये कार्यक्रम चलाया था। डिप्थीरिया जो है, पोलियो और क्षय रोग। बताइए, या फिर उपरोक्त में से सभी किन रोगों से बचने के लिए जो है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सभी रोगों से बचने के लिए, चाहे फिर वो डिप्थीरिया हो या पोलियो हो या फिर क्षय रोग हो, सभी से बचने के लिए सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर जो NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह है ना, कौन से चलाया गया था, MSG चलाया गया था। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो NRHM है उसका एक मिशन है जो कि क्या नाम है उसका, दिशा नियंत्रण समूह। क्या, दिशा नियंत्रण समूह कार्यक्रम है, और जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MSG, मतलब कि मिशन स्क्रीनिंग ग्रुप। ठीक है, जिसके द्वारा इसके प्रमुख कौन होंगे, मतलब MSG के प्रमुख कौन होते हैं, इस कार्यक्रम के प्रमुख कौन होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री, या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सचिव, या फिर दोनों हो जाएंगे, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होंगे। बताइएगा। तो देखिए जो MSG कार्यक्रम है, मिशन दिशा नियंत्रण समूह जो है ये किसके अंतर्गत चलाया जाता है, तो NRHM जो है उसके अंतर्गत ये चलाया गया है। और इसके जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे, तो इसके जो मंत्री होते हैं परिवार एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो होते हैं वो MSG जो मिशन है उसके कार्यक्रम है उसके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में इनमें से कौन एक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए, सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर एक सुंदरता, या कपड़े, या फिर नींद का पैटर्न। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। कोई भी है और उसका पोषण स्तर क्या है, उसकी पोषण की स्थिति क्या है, ये सब कौन बताता है, उसकी सामाजिक स्थिति बताएगी। कौन बताएगा, उसकी सामाजिक स्थिति ही बताती है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव समृद्ध हो सकते हैं। बताइए कि माता के द्वारा जो गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव हो मतलब समृद्ध हो सकता है। समय से पूर्व जन्म हो जाएगा, या शरीर का आकार सामान्य से कम हो जाएगा, या शारीरिक विकृतियां आ जाएंगी, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी। तो देखिए आंसर तो आपके सामने है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड रुकिए। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जो क्वासिकर रोग होता है उसकी किसकी कमी से होता है। बताइए क्वासिकर रोग जो है किसकी कमी से होता है। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, या थायमीन की कमी से। बताइए क्वासिकर रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन या फिर थायमीन। तो याद रखें क्वासिकर जो रोग है वो किसकी कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है क्वासिकर रोग। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे का पेट फूल जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। जो NRHM जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उसका प्रारंभ कब हुआ था। बताइए 12 अप्रैल 2005 को, 14 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2006 को, ये 14 अप्रैल 2006 को। इसका आरंभ कब किया गया था। तो देखिए इसका आरंभ की बोलें तो कब किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को। कब किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। ठीक है, तो जो NRHM जो है मिशन मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है इसका आरंभ कब किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS का गठन किस किस को मिलाकर किया गया। बताइए ICDS जो है इसका गठन किस किस को मिला के किया गया। आंगनबाड़ी कर्मियों को और सहायक और पर्यवेक्षक को मिलाकर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, या फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी, या उपरोक्त में से सभी। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ICDS का गठन किसको मिलाकर किया गया। तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। सभी को मिलाकर ICDS का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है। बताइए कितना आयरन होता है। बताइए कि जो हीमोग्लोबिन रहता है हर 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा। बताइए 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन, या फिर 2.24 मिलीग्राम आयरन। बताइए कितना आयरन होगा किसमें। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3.34 मिलीग्राम आयरन मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है। 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए। बताइए, जब जन्म होता है उस समय एक बच्चे के मतलब कि पूर्वकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? 2.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, या फिर 4.2 किलोग्राम, या फिर 5.2 किलोग्राम। तो देखिए, जन्म के समय पूर्वकालिक जो नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर का भार कितना होना चाहिए? 3.2 किलोग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.2 किलोग्राम शरीर का भार तो होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण क्या हैं? जब मतलब कि बच्चे विद्यालय से पहले मतलब विद्यालय नहीं जाते हैं, उन बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण क्या होंगे? कि उनमें प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण है इसलिए, या फिर विटामिन ए की कमी होती है, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, जो विद्यालय से पूर्वी बच्चे होते हैं, मतलब पहले विद्यालय जाने के पहले वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें जो पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ये सभी लक्षण उनके जो है पोषण संबंधी न्यूनता होती है। उनके अंदर प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण भी होता है, उनके अंदर विटामिन ए की भी कमी होती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक के मुख से दी जाती है? मतलब इनमें से कौन सा है जिसको हम ओरल मतलब पिलाया जाता है? बताइए, हेपेटाइटिस बी का, या फिर चलिए बताइए, हेपेटाइटिस बी का, या फिर डीपीटी का, या फिर टिटनस का, या पोलियो का? तो आप सभी को पता है कि पोलियो का जो खुराक होती है वो क्या पिलाई जाती है? ओरल पिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? आईसीडीएस इनमें से कौन सा कार्यक्रम नहीं करता? पूरक पोषण कार्यक्रम नहीं करता, या विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, या पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन तो एक खुद ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो खुद में ही एक क्या है? खुद का ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईसीडीएस योजना जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित नहीं है, जबकि पूरक पोषण से संबंधित है, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण से संबंधित है, और पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए कि विटामिन डी किस में सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस से मिलता है? मछली के तेल से, या पत्ता गोभी से, अनाज से, या फिर दाल से? बताइए, इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है? कौन सा? मछली का तेल जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, पत्ता गोभी, या फिर अनाज, या फिर दाल? बताइए, इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में मिलता है? तो अगर हम इसका देखें विटामिन डी किस में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो विटामिन डी जो है मछली के तेल मतलब कि कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली का तेल हो जाएगा। ठीक है, तो मछली के तेल में। देखिए, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं हमने। अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किए क्लास को तो ये गलत बात है। आप प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। आपके लिए हम ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि हम आपको जो 5000 क्वेश्चन आपकी जो सीरीज चल रही वो तो अलग चल ही रही है, उसके प्लस में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको महा मैराथन ला कर और टॉप 100 क्वेश्चन करा के वो अलग करवा देंगे। तो आपके 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ क्लास को हमें भी आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए, तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे को क्वेश्चन करना स्टार्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निमोनिया सामान्यतः संक्रामक रोग है। बताइए, निमोनिया किस प्रकार का संक्रामक रोग है?
बताइएगा कि विषाणु से होने वाला, जीवाणु से होने वाला, या दोनों से होने वाला, या इनमें से कोई नहीं। बताइए निमोनिया किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निमोनिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? दोनों के कारण भी हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण भी होता है और वायरस के कारण भी हो जाता है। ठीक है, गंदगी जहाँ रहती है, मच्छर मक्खी इनके खाना पे बैठने से भी हो जाता है। तो ये जीवाणु और वायरस दोनों से ही होने वाला रोग है। ठीक है, निमोनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचारित नहीं। देखिए मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता? बताइए, फाइलेरिया, या फिर जापानी इंसेफेलाइटिस, या फिर मलेरिया, या फिर कालाजार। बताइएगा कि मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता। तो देखिए मच्छर से अगर हम देखें तो मच्छर से मलेरिया तो होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जापानी मतलब इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया, मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मलेरिया तो क्या होता है, मलेरिया तो मच्छरों से ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाजार। कालाजार जो रहता है वो मच्छर से नहीं होता, जबकि फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और मलेरिया ये सब किससे होते हैं? तो ये सारे किससे होते हैं? ये सारे के सारे मच्छर से होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कि एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है। बताइएगा कि इनमें से कौन सा खनिज है जिसकी ज़रूरत हमारी हड्डियों को बढ़ाने और उनकी वृद्धि और उनके विकास में मदद करता है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम। तो इसका तो आंसर आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, है ना। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। कौन? कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए इनमें से कौन एक डाइसेकेराइड है? बताइए डाइसेकेराइड कौन सा है? लैक्टोज है, ग्लूकोज है, या गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है, या फिर फ्रक्टोज है। डाइसेकेराइड मतलब क्या होता है कि जब दो मोनोसेकेराइड की कितनी 1 से लेके 8 वो मिलती हैं तो उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। बताइए जब दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो वो डाइसेकेराइड कहलाते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज देखें तो ये तो मोनोसेकेराइड है, ठीक है। ग्लूकोज देखें तो ये क्या है? मोनोसेकेराइड है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये फ्रक्टोज भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। फिर गैलेक्टोज भी है, लेकिन लैक्टोज क्या होता है? डाइसेकेराइड में आता है। लैक्टोज क्या होता है? डाइसेकेराइड में आता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज एक क्या है? डाइसेकेराइड है, ठीक है। क्या है? डाइसेकेराइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए PEM ग्रस्त बच्चे के आहार में होना चाहिए। जो PEM से ग्रस्त जो बच्चा होता है उसके आहार में क्या होना चाहिए? कैलोरी अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन अधिक होना चाहिए, या फिर दोनों ही अधिक होने चाहिए, या फिर प्रोटीन कम होना चाहिए? बताइए PEM से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें क्या चीज़, मतलब उनके आहार में क्या होना चाहिए? बताइए कैलोरी अधिक होना चाहिए, प्रोटीन अधिक होना चाहिए, या फिर उपरोक्त दोनों ही अधिक होने चाहिए, या फिर प्रोटीन कम होना चाहिए? बताइए। तो अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो ये दोनों ही होना चाहिए, मतलब कैलोरी भी अधिक होनी चाहिए और प्रोटीन भी अधिक होना चाहिए जो PEM से ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनके थोड़े से नंबर जो हैं थोड़े से गलत रहेंगे लेकिन उसी के आगे हैं। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन एनेक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्रिकीय जन्म सिंड्रोम है? बताइए इनमें से कौन सा एक जो है एनेक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्रिकीय जन्म सिंड्रोम है? बताइए डाउन सिंड्रोम, या फिर फेगाइल एक्स सिंड्रोम, या फिर प्रमस्तिष्क घात मतलब सेरेब्रल पॉलक्सी, या फिर सेरेब्रल बर्क्यूलर एक्सीडेंट? बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क
जो घात होता है वो किससे संबंधित है? एनेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? एनेक्सिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बताइएगा। क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? बताइएगा कि बच्चों को मौजूदा मानकों के लिए प्रेरित करना सामाजिकरण कहलाता है, या फिर बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए प्रशिक्षण देना सामाजिकरण होता है, या बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं, या बच्चों को अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए ले जाना ही सामाजिकरण कहलाता है। तो बताइए सामाजिकरण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण इनमें से क्या है? तो देखिए सामाजिकरण क्या है कि बच्चों को समाज के नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया है ना। बच्चों को समाज के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उनको जानने की प्रक्रिया में मदद करना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घरेलू अधिनियम निम्न भी उत्पन्न करता है। बताइए घरेलू नियम इनमें से क्या चीज़ उत्पन्न करता है? सामुदायिक जागरूकता, या ग्रामीण जागरूकता, क्लब अभिप्रेरण, या फिर युवा अभिप्रेरण। बताइए घरेलू अधिनियम निम्न में से किस चीज़ को उत्पन्न करता है? सामुदायिक जागरूकता, ग्रामीण जागरूकता, क्लब अभिप्रेरण, या फिर युवा अभिप्रेरण। तो देखिए अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सामुदायिक जागरूकता को क्या करता है? ये उत्पन्न करता है। कौन? घरेलू अधिनियम जो है सामुदायिक जागरूकता को क्या करेगा? उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बाल आयुक्त पद सृजित किया गया मतलब कि कौन सा इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा बाल आयुक्त जो रहते हैं उनके पद को सृजित किया गया है? तो बाल अधिनियम 2004 के अंतर्गत किया गया है, या फिर बाल अधिनियम 1996, बाल अधिनियम 2000, या फिर बाल अधिनियम 1989। बताइए किस अधिनियम के तहत? तो देखिए जो बाल अधिनियम 2004 है उसके तहत क्या किया गया? आयुक्त के पद को सृजित किया गया है। किसको? आयुक्त के पद को क्या किया गया है? सृजित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका 2004 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बाल अधिनियम 2004 के द्वारा आयुक्त के पद को क्या किया गया? सृजित किया गया है। चलिए अब देखिए थोड़े से ये तार्किक वाले हैं कि अपने माता पिता से आपसी व्यवहार मतलब कि अंतःक्रिया के इच्छुक जो बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होने के बावजूद व्यवहार किए जाने के समय इसे अस्वीकृत कर देते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए ऐसे बच्चे जो कि माता पिता के आपसी व्यवहार के इच्छुक हैं और जो बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होने के बावजूद भी क्या करते हैं? व्यवहार मतलब कि बावजूद व्यवहार किए जाने के समय इसे अस्वीकृत कर देंगे, तो उन्हें किस श्रेणी में रखा गया? सुरक्षित विघटित, या असुरक्षित प्रतिरोधक, या सुरक्षित प्रतिरोधक, या फिर असुरक्षित परिवर्तनशील। तो देखिए ऐसे बच्चों को किस में रखा गया? असुरक्षित प्रतिरोधक, है ना। कैसे होते हैं ये? असुरक्षित प्रतिरोधक की श्रेणी में ऐसे बच्चों को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे होते हैं, किस तरीके के होते हैं बताइए? बहिर्मुखी होते हैं, श्रोता होते हैं, या प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर रहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए ऐसे बच्चे जो अनेक लोगों से क्या हो जाते हैं? प्रभावी ढंग से जुड़ जाते हैं, उन बच्चों को क्या कहा जाता है? तो देखिए उन बच्चों में किस टाइप के बच्चे होते हैं जिनमें उपरोक्त सभी मतलब सभी गुण हों, है ना। बहुमुखी भी होते हैं, वो श्रोता भी होते हैं, और प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय असमानताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या है, बताइए। गुणसूत्रीय असमानताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या कौन सी है? डाउन सिंड्रोम है, या हाइड्रोसिफेलस है, या स्क्लेरोसिस है, या फिर अपार्ट्स सिंड्रोम है? बताइएगा कि गुणसूत्रीय असमानताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या कौन सी है? तो देखिए, गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या है? गुणसूत्र से संबंधित समस्या है। किससे संबंधित है? गुणसूत्र से संबंधित समस्या है। कौन सी? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का बाल दुर्व्यवहार है जो कि बौद्धिक अक्षमताओं के कारण माना जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा एक बाल दुर्व्यवहार है जो कि बौद्धिक अक्षमताओं के कारण माना जाता है? सिकल बेबी सिंड्रोम, या फिर ऑब्स्यूड चाइल्ड सिंड्रोम, या बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, या फिर डैमेज्ड इन्फेंट सिंड्रोम? बताइए, इनमें से कौन सा एक सिंड्रोम है जो कि बाल दुर्व्यवहार से बनता है? मतलब बालक के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाए तब उत्पन्न होता है। तो सिकल बेबी सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है? बाल दुर्व्यवहार से बौद्धिक अक्षमताओं के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? सेकेंड बेबी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदिक बच्चों का आईक्यू किसके मध्य होना चाहिए? जो प्रशिक्षण के योग्य मानसिक मंदिक बच्चे होते हैं उनका आयु कितना होना चाहिए? 50 से लेके 25, या फिर 25 से लेके 50, या 50 से लेके 70, या 10 से लेके 25, या फिर 60 से लेके 75? बताइए किसके बीच में होना चाहिए प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदिक बच्चों का आईक्यू किसके मध्य होना चाहिए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 50 से लेके 70 के बीच होने चाहिए। कितने? 50 से लेके 70 के बीच होने चाहिए प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदिक बच्चों का आईक्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के। तो आज की हमारी जो क्लास है आपको कैसी लगी? हमारे क्वेश्चंस जो हैं आपको कैसे लगे? सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। आपको जिनके भी आंसर आते हैं सभी को आप क्लास को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर्स को लिखते चलिएगा, और जाते समय क्लास को शेयर ज़रूर करके जाइएगा। क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के जो क्वेश्चंस थे उनका हमने उनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, और आपकी जो 5000 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन की जो चल रही है वो तो डेली क्लास चलेगी ही, और ये आपके लिए एडिशनल क्लासेस हैं जो कि हम महा मैराथन करके टॉप 100 करके आपको लेकर आते हैं। तो ज़रूर इन क्लासों को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइए और क्लासों को पूरा देखा करिए, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सके। और जाते समय कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आपके कितने सही हुए हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि पिछली जो मैराथन थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करे थे, जैसे कि प्रॉपर एक लाइव चैट में करते हैं, उन्होंने हर एक क्वेश्चन के आंसर दिए, हमने देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे ही आंसर करते रहिए, और आपकी एक जो सीट है उसको पक्का कर लीजिए। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। आज की मैराथन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे, और जाते समय क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।